कोका कोला एक ग्लोबल बेवरेज ब्रांड है। 206 कंट्रीज में ये अपनी प्रेजेंस बताते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ 193 कंट्रीज हैं। वर्ल्ड की 99% पॉपुलेशन कोका कोला तक पहुंच रखती है, ऐसा वो कहते हैं। बेसिकली ये बहुत बड़ा ब्रांड है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत इजीली अवेलेबल है, और इस अमेरिकन ड्रिंक को फेमसली कुछ लोग कैपिटलिज्म इन अ बॉटल भी बोलते हैं। मगर प्रोडक्ट क्या है? कार्बोनेटेड वाटर, लॉट्स ऑफ शुगर एंड सम सीक्रेट नेचुरल फ्लेवर्स। इतनी बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनी को कोई नहीं हिला सकता। गवर्नमेंट्स के अलावा कोई नहीं हिला सकता। और हिलाया क्या? उठा के इंडिया से बाहर फेंक दिया था 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने। 77 में कैसे कोका कोला इंडिया से बाहर गई, और कैसे उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद की कोल्ड ड्रिंक 77 लॉन्च की, और कैसे इसके बाद कैंपा कोला ने एक रेवोल्यूशन लाया इंडियन मार्केट्स में, और कैसे कोक और पेप्सी ने फिर से इंडिया में एंटर करके सारी इक्वेशन बदल दी। आज के वीडियो में चले जानते हैं द स्टोरी ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इन इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में माइल्डली सॉल्युबल होती है। हाई प्रेशर पे CO2 को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो उससे एक फिज बनता है पानी में, जिसे हम सोडा बोलते हैं। अब जैसे इस प्रेशर को हटाते हैं तो CO2 पानी से बाहर आने की कोशिश करती है, इस कारण सोडा में बबल्स बनते हैं। 1767 में इंग्लिशमैन जोसेफ प्रीस्टली ने एक्सीडेंटली कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया था बियर बनाते समय, और ये पानी उनको बहुत टेस्टी लगा। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी ये पानी पिलाया। धीरे धीरे ये सोडा वाटर पॉपुलर होने लगा और काफी लोग इसे बनाने लगे। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इसको बेचने के लिए मेडिसिनल बेनिफिट्स इसके बता दिए और कहा कि कई सारी बीमारियां सोडा वाटर पीने से ठीक हो जाती हैं। तो मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसीज पे सोडा मशीन्स इंस्टॉल की गई और उसमें सोडा वाटर मिलने लगा जो लोग पीते थे बड़े आराम से। अब प्लेन सोडा वाटर तो ठीक है, लेकिन कोका कोला के फादर माने जाते हैं कर्नल जॉन पेम्बरटन। 1880s में अमेरिका में कई सारे सोल्जर्स ऐसे थे जो सिविल वॉर में वुंडेड होने के बाद में मॉर्फिन के एडिक्ट हो गए थे। अब इस मॉर्फिन की लत को छुड़ाने के लिए कर्नल जॉन पेम्बरटन ने सोचा कि कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जाए जिसकी लत उन्हें लग जाए और वो मॉर्फिन की लत छोड़ दें। तो उन्होंने सोडा वाटर के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें कुछ फ्लेवर्स डाले, कई सारे बीन्स का एक्सट्रैक्ट डाला, और इस तरह से उन्होंने बना दी एक कोला। और 1890s में ये प्रोडक्ट बन गया कोका कोला। कार्बोनेटेड वाटर में जब बहुत सारी शुगर और कुछ नेचुरल फ्लेवर्स डालते हैं तो कोका कोला बनती है। मगर ये नेचुरल फ्लेवर्स क्या हैं, ये अब तक इंडस्ट्री का एकदम क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। इतना सीक्रेट है कि खुद कोका कोला के एम्प्लॉइज जो इसे बनाते हैं उन्हें तक नहीं पता कि इसमें क्या है। कोका कोला कंपनी एक्चुअल में एक कोल्ड ड्रिंक का कंसंट्रेट बनाती है जो नेचुरल फ्लेवर से बना होता है। ये कंसंट्रेट ड्रम्स में भर के फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां पे कंसंट्रेट में बहुत सारा पानी मिलाया जाता है, बहुत सारी शुगर मिलाई जाती है, और फिर इसे कार्बोनाइज किया जाता है CO2 डिसॉल्व करके हाई प्रेशर पे। मगर ये कंसंट्रेट कोका कोला कहाँ बनाती है ये भी आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई एम्प्लॉय ये बता पाएगा कि ये ड्रम्स कहाँ से आते हैं। अब जब इतना क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है तो मन में ये सवाल तो आता होगा कि ये कंसंट्रेट कौन बनाता है। ये कंसंट्रेट जिस फैक्ट्री में बनते हैं उसके एम्प्लॉइज को भी नहीं पता कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वहां मिलाए जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स जिन बॉक्सेस में आते हैं उसमें बस लेबल लगा होता है, इंग्रेडिएंट 1, इंग्रेडिएंट 2, इंग्रेडिएंट 3, और एक चार्ट होता है जिसमें क्वांटिटीज मेंशन होती हैं कि इस इंग्रेडिएंट को इतनी क्वांटिटी में मिक्स करना है। किसी भी एक पर्सन को सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है। बहुत ही कम, बहुत ही क्लोज एम्प्लॉइज को इस इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पता है और ये पता है कि ये इंग्रेडिएंट्स कहां से प्रोक्योर किए जाते हैं। इसीलिए इस सीक्रेट को इंडस्ट्री का बेस्ट केप्ट सीक्रेट बोला जाता है। अब मैं ये सब बता के आपको क्यों बोर कर रहा हूं, क्योंकि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कोका कोला के इंडिया एग्जिट से। कोका कोला को ये सीक्रेट इतना प्यारा है कि उन्होंने इंडिया से एग्जिट होना स्वीकार कर लिया, जो कि उनका पोटेंशियली सबसे बड़ा मार्केट था, मगर अपना सीक्रेट रिवील नहीं किया। 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके साथ ही कोका कोला इंडिया में आ गया था और अपना पहला बॉटलिंग प्लांट दिल्ली में एस्टैब्लिश कर लिया था। मगर इंडिपेंडेंस के बाद वाला इंडिया थोड़ा सोशलिस्ट था और कैपिटलिस्ट कंपनीज को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को इतना फेवरेबली नहीं देखता था, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट कंपनी से छुटकारा पाकर आए थे, जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया का स्टांस उस समय लोकल प्रोडक्शन को फेवर करना था, लोकल कंपनीज को ग्रो करना था, ना कि फॉरेन कंपनीज को अपने यहाँ आने की परमिशन देना, जो कि कोका कोला के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ थी। ऑल्दो वो ऑलरेडी इंडिया में अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे से चला रहे थे, मगर उन्हें डर था कि कभी ना कभी हमें एग्जिट ज़रूर करना पड़ सकता है। और इसी का फ़ायदा कोका कोला ने उठाया अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करके। गांव-गांव, शहर-शहर कोका कोला ने अपनी रीच बढ़ा दी और लोगों को आदत डाली एक कोल्ड ड्रिंक, एक नया फ्लेवर टेस्ट करने की। और इंडियन गवर्नमेंट के पास में उस समय बहुत बड़ी बड़ी टेंशन थी, 62 की चाइना वॉर, 65 की पाकिस्तान वॉर, तो कोल्ड ड्रिंक पर कौन ध्यान देता। अब धीरे धीरे कोका कोला की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि नेता, पॉलिटिशियन सब इस ब्रांड को हेट करने लगे, इसे वेस्टर्न कैपिटलिज्म का सिंबल मानने लगे और कहने लगे कि ये ब्रांड इंडिया में क्या कर रहा है। और ठीक इसी समय जब पेप्सी इंडिया में एंटर करना चाहता था तो उसको एंट्री की परमिशन नहीं मिली, तो कोका कोला ने
अर्ली एंट्री का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले लिया था। कोका कोला की मार्केटिंग और पहुंच इतनी तगड़ी थी कि उस समय केवल 10% विलेजेस में पीने का साफ पानी मिलता था, मगर 90% विलेजेस में आपको कोका कोला मिल जाती थी। गवर्नमेंट के कई फैक्शंस कोका कोला को इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे, मगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका, कोई तरीका नहीं मिल रहा था कोका कोला को बाहर निकालने का। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, जो 2 साल तक चली, और 77 में पहली बार 30 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और एक नई पार्टी ने इंडिया में सरकार बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी, और प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। इस गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले एक रूल निकाला कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर बिजनेस करना चाहती है तो वो 40% स्टेक से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती। जिसका मतलब था कि कोका कोला को अपना बिजनेस बेसिकली या तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है या किसी इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप करना पड़ता, 60% शेयर उन्हें देना पड़ता, जो कि उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि ये करने के बाद में उन्हें अपने ट्रेड सीक्रेट्स, अपने प्रोडक्शन प्लान्स और अपने फॉर्मूला के सीक्रेट्स उनको देने पड़ते। तो अपनी सीक्रेट रेसिपी को सीक्रेट रखने के लिए इन्होंने इंडिया से एग्जिट होना मंजूर किया, जो कि इनका पोटेंशियली सबसे बड़ा मार्केट था पूरे वर्ल्ड में। 1977 में कोका कोला अकेली कंपनी नहीं थी, 50 ऐसी और फॉरेन कंपनीज इंडिया से एग्जिट हो गई इसी रूल के कारण। अब कोका कोला के एग्जिट के बाद में गवर्नमेंट तो खुश हुई, मगर इसके साथ में लोकल कंपटीशन भी खुश हुआ, क्योंकि इंडिया में लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की तो आदत लगी चुकी थी। अब कोक नहीं तो कोई और ड्रिंक चाहिए, तो कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में आने लगी, मगर 2 काफी पॉपुलर हुई। पहली ड्रिंक थी डबल 7। गवर्नमेंट ने खुद की कंपनी बनाकर एक खुद की ड्रिंक लॉन्च की, डबल 7। अब ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी और एक बड़ा शिफ्ट हुआ था पॉलिटिकली, इसलिए डबल 7 नाम कोल्ड ड्रिंक का पड़ गया। और दूसरी ड्रिंक लॉन्च की थी पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिसका नाम था थम्स अप। मगर एक तीसरी ड्रिंक अभी आनी बाकी थी, जो इंडियन मार्केट में फिर से रेवोल्यूशन लाने वाली थी। अब कोका कोला की एग्जिट से पहले वो लोग जिस कंपनी से इंडिया में बॉटलिंग करवाते थे उसका नाम था प्योर ड्रिंक्स। इस कंपनी की बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी वर्कफोर्स एकदम खाली पड़ी थी, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि उनका ओनली कस्टमर जो कोका कोला था वो एग्जिट कर चुका था। तो इन्होंने इस वॉइड को फिल करने के लिए अपनी खुद की एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी, जिसका नाम था कैंपा कोला। कैंपा ने अपनी 3 कोल्ड ड्रिंक्स उस समय लॉन्च की थी, एक तो रेगुलर कोला, एक ऑरेंज और एक लेमन फ्लेवर। ये ड्रिंक इतनी पॉपुलर हुई कि इसने गवर्नमेंट ओन डबल 7 को पीछे छोड़ दिया और इंडियन मार्केट में स्लोली केवल 2 ही कॉम्पिटिटर्स बच गए, एक तो पार्ले का थम्स अप और दूसरा कैंपा कोला। अब सब कुछ सही चल रहा था, कैंपा कोला और थम्स अप 2 ब्रांड्स इंडिया में रूल कर रहे थे, लोग इन्हें मजे से पी रहे थे, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स किए जा रहे थे, सलमान खान जैसे स्टार्स को लिया जा रहा था, मगर अच्छे दिन भी बहुत दिन तक नहीं रहते। 1991 में इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसने इंडिया को बैंकरप्सी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस कारण इंडिया ने बहुत अच्छे और बहुत ही यूनिक ग्लोबल रिफॉर्म्स किए, जिस कारण फॉरेन ब्रांड्स की फिर से इंडिया में एंट्री होने लगी और 93 में इंडिया में आई कोका कोला और पीछे पीछे आ गई पेप्सी। अब इंडियन ब्रांड्स पॉपुलर तो थे, मगर वो इतने कैपिटल इंटेंसिव नहीं थे। कोक और पेप्सी पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी काफी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे और बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में लगाने के लिए तैयार थे। सो मच सो कि कोका कोला ने अपने आने के 1 साल के अंदर अंदर थम्स अप, लिम्का और माजा को खरीद लिया और ये करके ऑलरेडी इंडिया का 50% कोल्ड ड्रिंक का मार्केट कोका कोला का हो गया। अब बाकी 50% जो कैंपा कोला के पास बचा था उसमें से कई सारा पेप्सी ने मार लिया। और जब खुद कोका कोला ने अपना सिग्नेचर ब्रांड इंडिया में लॉन्च किया तो कई सारे इंडियंस को वो पुराने दिन याद आ गए, और जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो लोग डुप्लीकेट क्यों पिए। तो इस कारण कैंपा कोला का डिक्लाइन शुरू हो गया। इसे एक स्टेटस सिंबल माना जाने लगा, कोक को सुपीरियर माना जाने लगा और कैंपा कोला को माने जाने लगा कि ये देसी वर्जन है। पेप्सी और कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी थी, उनकी पहुंच काफी अच्छी थी और उनके एडवर्टाइजमेंट के खर्चे काफी ज्यादा थे, जिसको कैंपा कोला सर्वाइव नहीं कर पाया और धीरे धीरे इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। और 2000-2001 तक कैंपा कोला मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बनना बंद हो गई। सिर्फ कुछ बॉटलिंग प्लांट्स नॉर्थ इंडिया में रह गए थे और हरियाणा में आई थिंक 2008-9 तक कैंपा कोला मिला करती थी, जिसके बाद में ये सुनने को और देखने को नहीं मिली। इसी कारण मैं काफी खुश हुआ जब मैंने ये न्यूज पढ़ी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला का ब्रांड 22 करोड़ रुपए में प्योर ड्रिंक से खरीद लिया। अब ये कोई फैक्ट्री, कोई मशीनरी कुछ भी नहीं है, केवल नाम है जो रिलायंस ने खरीदा और इस नाम को यूज करके फिर से वो कोल्ड ड्रिंक मार्केट में कैंपा कोला को लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट लॉन्च कर चुके हैं काफी जगहों पे। मैंने कैंपा कोला की वेबसाइट चेक की तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कई सारे इंडियन फ्लेवर्स भी मार्केट में आएंगे, जैसे कि कैंपा ग्रीन या कैंपा जीरा मसाला। और आज का इंडिया थोड़ा बदला हुआ इंडिया, वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को सुपीरियरिटी से नहीं देखता है, इंडियन प्रोडक्ट्स को भी उतनी ही इज्जत देता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी जी ने जो रेवोल्यूशन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में किया था, जियो को लाके सारे फॉरेन ब्रांड्स की छुट्टी कर दी और कई सारी टेलीकॉम कंपनीज को बंद होने पर या मर्ज होने पर मजबूर कर दिया कॉस्ट कटिंग करके,
वैसा ही ये कुछ कैंपा कोला को लाकर कर सकते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक मार्केट्स में बहुत बड़ा मार्जिन है। जो बॉटल हमें 40-50 रुपए में मिलती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4-5 रुपए आती है। होता क्या है, 99% तो इसमें पानी है। तो कैंपा कोला का ये मूव हो सकता है कि वो एग्रेसिव प्राइसिंग करके कोल्ड ड्रिंक्स को काफी सस्ता लॉन्च करे और इंडियन मार्केट को कैप्चर कर ले। हु नोस। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या कैंपा कोला को आप ट्राई करना चाहेंगे पेप्सी और कोका कोला को साइड में रख के। और हाँ, 1991 में ऐसा क्या हुआ था, कैसे इंडिया की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था और कैसे इसको सॉल्व किया गया और किस कारण कोका कोला और पेप्सी की एंट्री हो पाई, वो मैंने डिटेल में इस वीडियो में दिया है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। क्या भाई, कैंपा कोला अभी नहीं मिलती है यहाँ पे, कोका कोला ही पीनी पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो।